स्टूडेंट्स, ऑनलाइन पढ़ाई में सभी का स्वागत है। आज जो है हम पाठ 13 कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व, इस पाठ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है कार्बन कि इतना तो आप जानते ही हैं कि कार्बन हर जगह पे पाया जाता है और विश्व में पृथ्वी पे जितने भी सारे मोस्ट ऑफ द जितनी भी सारी चीज़ें बनी है ना, वो सब कार्बन से बने हुए। इसके लिए बोला गया है कि ये एक महत्वपूर्ण तत्व है, बाकी अन्य तत्वों की अपेक्षा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए कि पिछली कक्षा में आपने कार्बन एक अधातु तत्व है ये पढ़ा है। प्रकृति में कार्बन कौन कौन से यौगिक में रूप में पाया जाता है, इसकी जानकारी भी हमने पिछले कक्षा में यानी 8वीं में हमने प्राप्त कर लिया है। अभी देखो इतना तो प्राप्त होता है, पता है आपको, लकड़ी जलाने के बाद में जो भी वहाँ पे कोयला बनता है तो वही हम उसी को कार्बन बोलते हैं। किसी पदार्थ को जलने के बाद में उसमें से कार्बन तैयार होता है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। कुछ करे और देखे वहाँ पे प्रैक्टिकल जो है करने के लिए बताया गया है, जो हम इसको नहीं करेंगे। आगे चलते हैं कि ये कार्बन के बारे में फिर से एक बार परिचय आपको वहाँ पे दिया गया है कि कार्बन है कौन। देखिए वहाँ पे बॉक्स में बताया गया है कि कार्बन का जो प्रतीक है, प्रतीक यानी कि उसका जो चिन्ह है, उसको कैपिटल C अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका परमाणु अंक मीन्स जो उसका परमाणु अंक है 6 है। परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करेंगे तो उसका परमाणु द्रव्यमान 12 है। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन जो परमाणु अंक के हिसाब से पहले कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में 4, और संयोजकता के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 4 क्योंकि दूसरे कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए उसको कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो इसके लिए उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और उसके बाद में ये अधातु प्रकार का ये तत्व है, इतना आपको ध्यान में रखना है। प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला यह कार्बन है तो स्वतंत्र अवस्था में तथा यौगिक में रूप में भी होता है। ध्यान देना है कि ये स्वतंत्र रूप से मतलब अपना रूप अलग भी रख सकता है और उसके साथ साथ वो यौगिक के रूप में भी हो सकता है। और अधातु मूल द्रव्य कार्बन के विभिन्न गुणधर्मों का अध्ययन इस पाठ में हम लोग करने वाले हैं, यानी कार्बन के अलग अलग गुणधर्म कैसे होते हैं उसके बारे में इस पाठ में हमें अध्ययन कर लेना है। अपने दैनिक जीवन में आप सुबह से लेकर रात तक जिन जिन वस्तु पदार्थ का उपयोग करते हैं, जो पदार्थ खाने के लिए उपयोग में लाते हैं, उनकी सूची बनाना है। नीचे दिए गए सारणी के अनुसार सूची कीजिए और वस्तु पदार्थों को हमें क्या कर लेना है, वर्गीकृत कर लेना है। यानी कि जैसे बताया गया है कि दिन भर जो भी आप निरीक्षण करते हैं तो उसमें धातु से बनी वस्तुएं कौन कौन सी है, मिट्टी या कांच की वस्तुएं कौन कौन सी बनी हुई है, या अन्य वस्तु या अन्य पदार्थ है। ये मतलब सभी एक एक कार्य बताया गया कि जिसके हम एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अब सबसे अंतिम स्तंभ में लिखी वस्तु की सूची देखना है। हम इस सूची में देखिए अन्न पदार्थ, कपड़े, दवाई, औषधि, ईंधन, लकड़ी की वस्तुएं, इन सभी विविधपूर्ण वस्तु का कार्बन महत्वपूर्ण घटक। ध्यान देना है कि ये जितने भी सारे पदार्थ का जब आप लिस्ट बनाएंगे, जब उसकी लिस्ट तैयार करेंगे, तो आपको ये सभी पदार्थों में एक ही कॉमन तत्व मतलब एक सामान्य तत्व मतलब जो अधिक प्रमाण में मिलेगा, और वो क्या रहेगा, आपका कार्बन रहेगा। वो ये जब हम करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे, तब हमको वहाँ पे पता चल जाएगा कि वो किस तरह से वो महत्वपूर्ण है। आगे वनस्पति तथा प्राणियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पाए जाने वाले यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको आपको टिक करना रहेगा, क्योंकि MCQs वगैरह जो फाइनल एग्जाम वगैरह होगा तो ऐसे प्रश्न वहाँ पे आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, नोटबुक टेक्स्ट बुक आपका रहेगा तो उसमें पेज नंबर 138 पे वनस्पति तथा प्राणियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाए जाने वाले यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। यानी कि देखो, प्राणी और वनस्पति से जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हमें मिलता है, कहाँ से, वनस्पति या प्राणी से, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक। खनिजों से पाए जाने वाले यौगिक अकार्बनिक यौगिक से नाम से जाना जाता है। तो जो वनस्पति प्राणी से मिलेगा वो कार्बनिक यौगिक हो गया, और जो खनिजों से मिलता है वो क्या होता है, अकार्बनिक होता है। और हमारे आनुवंशिक गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित करने वाले कोशिका स्थित DNA तथा RNA का कार्बन एक महत्वपूर्ण घटक है। ध्यान दीजिएगा, जो हमने पिछली बार जो 16वां लेसन पढ़ा था हमने,
तो 16वें लेसन में देखिए हमने डीएनए आरएनए के बारे में भी अध्ययन हमने किया था। तो जो हमारा डीएनए और आरएनए होता है, जो आनुवंशिक गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है ना, तो उसका भी एक महत्वपूर्ण जो घटक है वो क्या है, कार्बन होता है। इतना आपको ध्यान में रख लेना है कि डीएनए और आरएनए इसमें भी जो आनुवंशिक गुणधर्म संक्रमित करता है, जैसे गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जनुक होते हैं, बाकी ऐसे बहुत सारे प्रोटीन होता है, ऐसे बहुत सारे पदार्थ है, तो इसका भी महत्वपूर्ण जो यौगिक है वो भी क्या है, कार्बन ही होता है। आगे अभी हम पढ़ेंगे कार्बन की उपस्थिति। तो कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है और किस तरह से उसका निर्माण हुआ है। देखिए लैटिन भाषा में कार्बो का अर्थ होता है कोयला। देखो बताया गया है कि कार्बो, कार्बो का मतलब होता है कि कोयला, इसे कार्बन, इस नाम को, तत्व को नाम दिया गया। मतलब कार्बो मतलब वही जो कोयला होता है, एक्चुअल में इसको कोयला बोलते हैं, ठीक है, कोयला तो आप जानते ही हैं। और उसी के अनुसार इससे क्या कहा गया है, कार्बन नाम यह दिया गया है जो तत्व है। प्रकृति में कार्बन स्वतंत्रता यौगिक के रूप में होता है। ध्यान देना है कि कार्बन जो है स्वतंत्र अवस्था में भी रहेगा और यौगिक, स्वतंत्र मीन्स अकेला भी पाया सकता है और किसी अन्य तत्व के साथ में भी वो पाया जा सकता है। स्वतंत्र अवस्था में कार्बन हीरे तथा ग्रेफाइट के रूप में होता है। ध्यान देना है कि देखो हीरा और ग्रेफाइट, इतना अमूल्य हीरा, इतना मौल्यवान होता है, और उसके साथ साथ जो ग्रेफाइट आपके पेंसिल में होता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट आपके पेंसिल में होता है और हीरा तो आप जानते हो। तो हीरा इतना मौल्यवान वस्तु भी, ध्यान देना है, तो ये किससे बना हुआ है, कार्बन से। और जो हमारे पेंसिल में ग्रेफाइट होता है वो भी किससे बना हुआ है, ग्रेफाइट से बना हुआ है, यानी कार्बन से बना हुआ है। तो संयुक्त अवस्था में कार्बन निम्नलिखित यौगिक में रूप में होता है। संयुक्त मतलब अगर देखो कि हीरे तथा ग्रेफाइट में तो अलग एक साथ दिखाई देता है अलग अलग प्रकार से, लेकिन जब इकट्ठा रहेगा तो देखिए उसमें क्या रहेगा कि जैसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर कार्बोनेट के रूप में उदाहरण जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जो चूना होता है, जैसे संगम रबर, सर्बंग रबर, जो मार्बल्स होते हैं, मार्बल्स मतलब जो फर्श होती है, देखो स्टाइल फर्श होती है हमारे उसमें। फिर उसके बाद में कैलामैन, तो ये इसके सभी के जो प्रकार है वो सब किससे बने हुए, कार्बन के। फिर जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे पत्थर कोयला। अभी पत्थर कोयला आपको देखना होगा कि जो खान होती है, जो खनिज होते हैं, जहाँ महाराष्ट्र में अगर हम देखेंगे, जैसे आप अभी महाराष्ट्र में रहते हैं तो नागपुर, गोंदिया, चंद्रपुर, भंडारा, इस तरफ के साइड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे पत्थर कोयला आपको मिलेगा। पत्थर कोयला ट्रेन में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं। फिर पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इसमें भी क्या होता है, कार्बन होता ही है। फिर कार्बनिक पोषक पदार्थ देखिए, जैसे कार्बोज पदार्थ से जो हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है ना, जैसे हम ज्वारी, गेहूँ, बाकी के जो अनाज वगैरह खाते हैं तो उसमें भी कार्बन होता है। फिर प्रोटीन होता है तो प्रोटीन में भी होता है। वसायुक्त पदार्थ में, उसमें भी कार्बन होता है। तो ध्यान देना है कि मैंने पहले बोला था कि 90% जो है मतलब हर पदार्थ में, हर वस्तु में मतलब कार्बन होता ही है, उसकी उपस्थिति होती ही है। चौथा देखेंगे तो अगर हम वहाँ पे प्राकृतिक धागे, जिसमें रुई, ऊन और रेशम, इसमें भी आपको कार्बन ही दिखाई देगा। और देखिए वहाँ पे विज्ञान कॉपी के हिसाब से बताया गया है कि पृथ्वी के कवच में लगभग 0.27% कार्बन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में होता है, तथा वातावरण में कार्बन का अनुपात लगभग 0.03% होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। और महासागरों की तह तलहट में अगर पाए जाने वाले कुछ वनस्पतियां हैं तो पानी के कार्बन का रूपांतर वो कैल्शियम कार्बोनेट में कर देती है। तो ये पानी के अंदर की बात हो गई। तो ये एक विशेष जानकारी जो है वहाँ पे आपको बताया गया है। तो ये हो गया कार्बन की उपस्थिति। ध्यान में रखना है कि कार्बन जो है मतलब क्या है कि अगर स्वतंत्र अवस्था में रहेगा तो किसके हिसाब से, कार्बन और मतलब ये हीरे और ग्रेफाइट के रूप में रहेगा, और बाकी अगर संयुक्त अवस्था में रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, संगम रबर, कैलामाइन, पत्थर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कार्बोज पदार्थ, प्रोटीन, वसा, रुई, ऊन और रेशम। तो ये संयुक्त अवस्था में यानी यौगिक के रूप में पाया जा सकता है। संयुक्त मतलब यौगिक, यौगिक मतलब ही संयुक्त होता है। कार्बन के अभी हम लोग गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन की अपरूपता। अपरूपता मतलब देखिए क्या होता है कि प्रकृति में कुछ तत्व से एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं। इसके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं परंतु उसके भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपरूपता मतलब क्या होता है कि उसके रासायनिक गुणधर्म समान
लेकिन परंतु भौतिक गुणधर्म अलग है। रासायनिक गुणधर्म क्या है, समान है, लेकिन भौतिक गुणधर्म क्या है, अलग है। तो तत्वों को, इस गुणधर्मों को क्या कहा जाता है, अपरूपता। अपरूपता मतलब रासायनिक गुणधर्म समान है और भौतिक गुणधर्म क्या है, अलग है। और कार्बन की तरह सल्फर फास्फोरस तत्व भी क्या करते हैं, अपरूपता दर्शाते हैं। तो कार्बन तो होता ही, उसके साथ साथ बताया गया है सल्फर भी है और क्या है, फास्फोरस भी है। सो कार्बन के अपरूप में उसका पहला रूप होता है केलासीय रूप। केलासीय रूप मतलब जो है, केलासीय रूप में परमाणु की रचना नियमित तथा निश्चित होती है। ध्यान देना है कि ये केलासीय रूप जो होता है ना, उसकी रचना नियमित और कैसे होती है, एकदम निश्चित होती है, मतलब उसमें कोई बदलाव होता नहीं है। इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक मतलब क्या होता है, गलने वाला अंक, पिघलने वाला, और क्वथनांक मीन्स होता है उबलने वाला। ठीक है, गलना और उबलना। गलना मीन्स गलनांक और उबलना मीन्स होता है क्वथनांक। तो ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा उच्च होता है। और केलासीय रूप के कार्बनिक पदार्थों को निश्चित भूमितीय रचना, तेज सिरे तथा समतल पृष्ठभाग होते हैं। तो ये भूमितीय रचना के हिसाब से होता है, जैसे सिरा तेज होना, समतल पृष्ठभाग होना, तो ये भूमितीय के हिसाब से वहाँ पे एक उसकी रचना वहाँ पे आपको दिखाई दे सकती है। ये जो केलासीय रूप है, यानी अपरूपता के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, जो केलासीय रूप है, और उस केलासीय रूप में भी पहला वाला केलासीय रूप की अगर हम बात करेंगे तो पहला कौन सा है, देखो हीरा। कौन है, हीरा, जिसको हम डायमंड बोलते हैं। कुछ इस तरह से हीरा डायमंड आपको दिखाई देगा। तो देखिए हीरा की विशेषता बात करेंगे हम लोग। भारत में देखिए हीरा प्रमुख रूप से गोवलकोंडा कर्नाटक और पन्ना मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर आपको डायमंड्स वगैरह चाहिए, लेके आना है, तो आप जा सकते हैं। आप कर्नाटक जाइए और मध्य प्रदेश जाइए, वहाँ पे उसकी खान होते, उस खान में ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको, बहुत कठिन काम होता है। भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, बेल्जियम, रशिया, अमेरिका, इन देश में भी क्या होता है, हीरा पाया जाता है। तो ये जो गोवलकोंडा, पन्ना और मध्य प्रदेश जो है गांव, यहाँ पे ज़्यादातर उसका प्रमाण पाया जाता है, ऐसा बोला जाता है। रचना की अगर हम बात करेंगे, हीरे की केलास में कार्बन का देखिए प्रत्येक परमाणु सहसंयोजक के बंध द्वारा 4 अन्य पड़ोसी के परमाणु के साथ बंध होता है, और इस दृढ़ ढांचे के कारण हीरा क्या हो जाता है, वहाँ पे कठिन होता है। क्योंकि क्या होता है पता है कि ये कार्बन से बना हुआ है। तो कार्बन से बना हुआ, तो कार्बन कार्बन के साथ में जब संयोजकता करेगा, तो कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। तो उसको 4 है, तो उसका अष्टक पूरा करने के लिए उसको फिर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे अन्य 4 कार्बन मतलब उसके साथ में जोड़ने पड़ेंगे, तभी जाके वो क्या हो सकता है, वहाँ पे मजबूत हो सकता है। गुणधर्म की अगर हम बात करेंगे हीरे के, तो देखिए हीरा एकदम तेजस्वी और शुद्ध हीरा, यह प्राकृतिक पदार्थ में देखिए सबसे कठोर पदार्थ है, जो शुद्ध हीरा होता है। और हीरे की घनता की अगर हम बात करेंगे, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर घन होता है। और हीरे की अगर गलनांक की बात करेंगे, गलेगा कब, 3500 डिग्री सेल्सियस इतना तापमान रहेगा तब जाके वो गलेगा, इतना तापमान कोई करेगा नहीं। और चौथा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर हीरे को गर्म किया जाए तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो सकती है। तो 800 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीरे को गर्म करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से मुक्त हो सकती है। और इस प्रक्रिया में सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड के अन्य कोई उत्पाद बनेंगे नहीं। अभी है कार्बन, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मतलब कहाँ करेगा, वहाँ पे छोड़ देगा ना, यानी कोई अन्य उत्पाद आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं। फिर किसी भी विलेयक में हीरा नहीं घुलता है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो हीरा होता है किसी भी पदार्थ में बिल्कुल भी घुलता नहीं है, तो ये उसका भी एक अपरूप है। फिर पांचवें में देखिए वहाँ पे छठा, अम्ल तथा क्षारक का हीरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप किसी प्रकार का अम्ल लाइए, किसी प्रकार का जो क्षारक लाइए, उसका किसी भी प्रकार का प्रभाव जो है वहाँ पे अम्ल क्षारक पे पड़ेगा नहीं। और सातवां, हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण विद्युत धारा का वो कुचालक है। और हीरा कैसा होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं पता है, मुक्त नहीं होते। इसके कारण वहाँ पे वो विद्युत धारा का मतलब कुचालक हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसके कारण। और हीरे का उपयोग देखिए कहाँ किया जाता है। हीरे का उपयोग देखिए कांच काटने तथा चट्टान में छिद्र बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण के हीरे में उपयोग किया जाता है। हीरा मतलब जो बोलते हैं ना, काला हीरा होता है, बराबर। तो इसका इस्तेमाल करके वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कांच काट सकते हैं।
अलंकारों में भी देखो हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। अभी अलंकार मतलब किसी को गहने वगैरह लेने हैं, डिजाइन वगैरह चाहिए मस्त, तो वहाँ पे लोग हीरे बनाकर जो है मतलब जो है उसके अंदर डिजाइन में डाल सकते हैं अलंकार में। आंखों की शल्य चिकित्सा करने वाला उपकरण में हीरे का भी उपयोग किया जाता है। आंखों का जो ऑपरेशन होता है उसके लिए ध्यान देना है कि वो जो आंखों वाला जो मशीन होता है उसके हिसाब से तो डॉक्टर लोग वो करते हैं। फिर वहाँ पे हीरे को देखिए, हीरे के बुरादे का उपयोग दूसरे हीरे में चमक लाने के लिए किया जाता है। जो भी देखो पहले जो हीरे का बुरादा उनको मिला हुआ था, तो उस हीरे के बुरादे का उपयोग करके उसमें मतलब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, चमक लाने का कोशिश कर सकते हैं। फिर हीरे का उपयोग देखिए अवकाश में तथा कृत्रिम उपग्रह के प्राणों में संबंध देने वाली खिड़कियाँ बनाने में वो लोग करते हैं। मतलब जो हीरे में अवकाश में जो कृत्रिम उपग्रह छोड़ने की बात की गई वहाँ पे, तो जो संरक्षण देने वाली खिड़कियाँ होती है उसके भी ऊपर ये कांच का प्रोटेक्शन वहाँ पे होता है। उतना आपको ध्यान में रखना है कि होल किस तरह से ये उपयोग वहाँ पे आपको बताना रहेगा। अभी उसका अगला रूप है देखिए ग्रेफाइट, जो पेंसिल में होता है। देखिए प्राकृतिक रूप से ग्रेफाइट रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, भारत में भी है। निकोलस जैक्स कॉन्टी ने 1785 में ग्रेफाइट की खोज की थी। ध्यान देना है कि वहाँ पे जैक्स कॉन्टी जो 1795 में जो उन्होंने ग्रेफाइट का निर्माण किया था, ग्रेफाइट होता है ऐसा बताया था। और पेंसिल में उपयोग लाया जाने वाला लेड ग्रेफाइट और मिट्टी से बनता है। देखिए जो पेंसिल में पाया जाने वाला जो भी ग्रेफाइट होता है वो कहाँ से बनता है, मिट्टी से बनता है। और मिट्टी से बनता है मतलब वो भी क्या होता है, कार्बन होता है। रचना की बात करेंगे तो ग्रेफाइट में देखिए प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन के परमाणु से इस प्रकार जुड़ा होता है, उसकी षटकोणीय समतल रचना बनेगी। लेकिन ग्रेफाइट का केलास कई परतों से परमाणु से स्तर कम होता है। डाब डालने पर ग्रेफाइट की पत्रे एक दूसरे से विपरीत फिसल जाएगी और ग्रेफाइट की एक ही परत वहाँ पे क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्राफीन कहते हैं। ग्रेफाइट के गुणधर्म की अगर हम बात करेंगे तो प्रकृति में पाया जाने वाला ग्रेफाइट देखो काला, मृदु, भंगुर तथा चिकना पदार्थ है। सेकेंड, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्ण आंतरिक सतह में घूमते हैं। यह विद्युत सुचालक का कुचालक है। ध्यान देना है कि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन के पूर्ण आंतरिक सतह से घूमते रहते हैं और इसलिए वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। इसे कागज पर लिखा जा सकता है। जो हीरा होता है ना, हीरे से हम लोग कागज पे लिख सकते हैं। और ग्रेफाइट का घनत्व 1.9 से लेकर 2.3 ग्राम पर सेकंड का घन इतना होता है। और फिर अधिक ग्रेफाइट अधिकांश विलेय में घुलता नहीं है। तो अधिक से अधिक मतलब वालांश में जो है ये जो ग्रेफाइट होता है ये बिल्कुल घुलता नहीं है। ग्रेफाइट के उपयोग देखिए वहाँ पे, ग्रेफाइट के उपयोग वहाँ पे कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो ग्रेफाइट का उपयोग देखिए वहाँ पे बताया गया है। जो सबसे पहला उपयोग जो है उसका ग्रेफाइट का उपयोग देखिए स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग देखिए वहाँ पे स्नेहक के रूप में, मतलब आपने देखा होगा कि जो गाड़ी में ग्रीस वगैरह लगाते हैं, साइकिल में चेन में वगैरह, साइकिल के चेन में वगैरह जो गाड़ी में जो ग्रीस वगैरह लगाते हैं ना, तो उसको बोला जाता है स्नेहक। ध्यान देना है आपको। स्नेहक मतलब जो गाड़ियों में जो ग्रीस वगैरह लगाया जाता है ना, जो ऑयल वगैरह डाला जाता है, वो उसी से कार्बन से ही बना होता है। कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। कार्बन पे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मीन्स जो विद्युत धारा बहने के लिए जो भी साहित्य इस्तेमाल किया जाता है ना, उसके वहाँ पे ये ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। लिखने की पेंसिल में भी ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। जितने भी आप लोगों के पास अभी जो टेक्स्ट बुक है, जो पेंसिल है, पेंसिल में क्या होता है, वो ग्रेफाइट होता है। रंग और पॉलिश में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल, जितने भी प्रकार के अलग अलग रंग बने हुए, जितने भी प्रकार के पॉलिश बना हुआ है, वो सब में भी आपको मतलब क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाएगा। और फिर लास्ट में बताया है कि अत्यधिक प्रकाश देने वाले आर्क लैंप में ग्रेफाइट का भी उपयोग किया जाता है। जो आर्क लैंप होता है, आर्क मतलब जो आधा वृत्त होता है उसके जैसा जो दिया होता है, जो टेबल पे रखा जाता है स्टडी करने के लिए, बराबर। सो उसमें भी क्या होता है, ये ग्रेफाइट का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। तो ये उसका दूसरा प्रकार हो गया। अभी हम बात करेंगे कार्बन का जो
तीसरा प्रकार है फुदरीन। ठीक है, फुदरीन देखिए, अगर हम इस देखेंगे, इसको देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये फुटबॉल की तरह देखो दिख रहा है। देखिए फुदरीन यह कार्बन का अपरूप प्रकृति में कम अनुपात में पाया जाता है। तो फुदरीन देखिए वहाँ पे बहुत ही कम अनुपात में है। फुदरीन देखिए काजल तारों के बीच में कई जगह बादलों में भूगर्भ रचना होते समय बीच की जगह में पाया जाता है। जो काजल में जो सुरमा वगैरह काजल बनाते हैं तो उसमें या तो तारों के बीच कहीं जगह अगर बादलों में बनी हुई तो उसको जोड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बकमिंस्टर फुदरीन, यह फुदरीन का पहला उदाहरण है। रिचर्ड बकमिंस्टर फुलक नामक वास्तुशास्त्री द्वारा बताई गई गोलाकार गुंबज की रचना के आधार पर कार्बन के इस अपरूप का नाम क्या मतलब रखा गया वहाँ पे फ्लोरीन, क्योंकि बीच में जो है वहाँ पे जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है वहाँ पे सब कुछ उन्होंने देखा था। ठीक है, इसकी वजह से उन्होंने अपना खुद उसको नाम दे दिया हुआ है। फिर वहाँ पे देखिए C60 फुदरीन के कार्बनी अपरूप की खोज कर की गई। वहाँ पे 1996 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार हेराल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल तथा रिचर्ड मास्ली को प्रदान किया गया था। और फिर 680, 670, 676, 682, 686 ये फुदरीन का कुछ अन्य उदाहरण है। यह अणु प्रकृति में थोड़ी मात्रा में काजल में पाया जाता है। तो जितना भी सारा मतलब ये वहाँ पे जब बनता है फुदरीन, जब मिलता है खनिज के रूप में, तो वहाँ पे काजल के रूप में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका गुणधर्म देखिए, फ्लोरीन के अणु देखिए बकी बॉल, बकी ट्यूब के रूप में दर्शाते हैं। बकी बॉल्स मतलब जो वॉलीबॉल फुटबॉल होता है ना, उसकी तरह। फुदरीन के एक अणु में देखिए 300 से 900 कार्बन के परमाणु होते हैं। लगभग देखिए 30 से लेके कितना होता है 900 कार्बन के परमाणु वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और फिर फुदरीन कार्बन विलयक में घुलनशील होता है। तो उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है क्लोरोबेंजीन्स। और फुदरीन का उपयोग देखेंगे, फुदरीन का उपयोग देखिए विद्युत रोधी के रूप में भी किया जाता है। और जल शुद्धिकरण में भी फुदरीन का उपयोग किया जाता है, जैसे उत्प्रेरक के रूप में उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे लास्ट वाला जो है, एक विशिष्ट तापमान पर फुदरीन अतिवाहकता का गुणधर्म प्रदर्शित करता है। ध्यान देना है कि विशिष्ट तापमान पर अगर फुदरीन की बात करेंगे तो अतिवाहकता का गुणधर्म भी वो प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये था जो अभी जैसे कि हम पढ़ रहे थे, जो कार्बन है, कार्बन की जो अपरूपता है, अपरूपता मतलब प्रकृति में जो कुछ तत्व होते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म समान है लेकिन भौतिक गुणधर्म में भिन्न है। तो इस गुणधर्म को जो अपरूपता कहा गया था उसमें भी कैलासी अपरूप में वहाँ पे हीरा, ठीक है, हीरा का स्वरूप रचना, फिर हीरा का उपयोग, फिर कोयला है, कोयला का गुणधर्म गुणधर्म उपयोग, और फुदरीन जो है वो टॉपिक वहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो इस तरह से आपको ये सब कुछ ध्यान में रख लेना है। कुछ देर बाद आपको नोट्स भेजे जाएंगे जिसको आपको लिखना रहेगा। बाकी की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में।